नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली आपका इंतजार होता है खत्म, जहां पर यूपीएससी की तरफ से आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आज से फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 11 फरवरी की। तो ये नोट कर लेना, ये दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि आप टाइमली मैनर में फॉर्म फिल कर दें। अब यहां पर सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यूपीएससी ने जो अब की बार वैकेंसीज निकाली हैं उनकी संख्या है 979। ओके, तो ऐसे में पिछले मैं बताऊं 2022, 23, 24 लगातार 3 सालों से आप देखोगे कि 1000 से ज्यादा वैकेंसीज हर साल आ रही थी, बट अब की बार आपकी वैकेंसीज को रिड्यूस कर दिया गया है। और वैसे अगर प्रीवियस रिकॉर्ड उठाएं तो 2014 से लेकर के 2016 तक लगातार यूपीएससी ने 1000 से ज्यादा वैकेंसीज दी थी, बट अब की बार फिर उसके बाद में 2017 से 2021 के बीच में 980 से 748 के बीच में वेरी कर गई। अल्टीमेटली अब की बार वैकेंसीज की संख्या पिछले साल के कंपैरिजन में रिड्यूस हुई है। बट हां, हमें हमारी तैयारी अच्छे से करनी है जिसमें कोई कमी नहीं रहे। तो ऐसे में हम पहली शुरुआत फॉर्म फिलिंग से करते हैं, तो उसमें एरर ना रहे वो देख लें। सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इसके तहत जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड जस्ट आपको एंट्री के लिए हेल्प करने वाला है, इसको आप सिलेक्शन ना समझें। सिलेक्शन तो वही होगा जो फाइनली इंटरव्यू को क्लियर करेगा, जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग रहती है। फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस रहेगा वो आपकी वेबसाइट के थ्रू रहेगा, जिसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा रखा है ना, उन लोगों को दोबारा से करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं वहां पर। समझ गए? साथ ही साथ आपको एरर्स को अवॉइड करके चलना है, एरर 1% भी ना हो। अगर हो भी जाती हैं तो फिर आपको 11 तारीख जो आपकी लास्ट डेट रहेगी उसके आगे के 7 दिन और अलोकेट कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में आपको 18 फरवरी तक का टाइम मिलेगा अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट करने का भी। बट अगेन वही चीज है कि हम इस चीज में ना उलझे तो ही ठीक रहेगा। फिर एक बार फॉर्म आपने डाल दिया तो आप उसको फिर विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना है। और फॉर्म फिल करते टाइम पर आपके पास में प्रॉपर एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज हो रखा हो। चाहे फिर वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी आईडी प्रूफ, पर वो गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू होना चाहिए। वो आपको एग्जाम टाइम पर भी लेके जाना होता है साथ में उसकी कॉपी, और पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू के टाइम पर भी लेकर के जाना है। लास्ट डेट जो रहेगी वो आपको ध्यान ही है, 11 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। और शाम को 6 बजे तक आप कह सकते हो फॉर्म डाल सकते हैं। समझ गए? पर इतना लेट मत करना यार, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। हर एक गलत आंसर का मतलब है आपकी 1/3 माइनस मार्किंग हो जाएगी। साथ ही साथ ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आ रहा है तो यूपीएससी के द्वारा ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल ओपन किया जाएगा। जैसे आपकी एग्जाम होगी ना, उस एग्जाम के नेक्स्ट 7 डेज के लिए वो पोर्टल खुला रहेगा, तो आप वहां पर उन क्वेश्चंस को क्लेम भी कर सकते हो। बट ये तो एग्जाम के बाद की बात है। बट हां, आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर के अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है। अच्छा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बैन कर रखे हैं वो आप बिल्कुल भी लेकर के नहीं जाएंगे, चाहे वो मोबाइल फोन हो या कोई भी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, ठीक है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए है फोटो अपलोड करने से संबंधित। देखो, बात ऐसी है, आप जिस दिन फॉर्म फिल करो ना, अभी से 22 तारीख से लेकर के 11 फरवरी के बीच, तो उसमें आपकी फोटो 10 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2, आपकी फोटो जो होगी इससे रिलेटेड देखो मैंने वीडियोस पहले भी बनाए अच्छे से, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो चेहरा होगा वो फोटो के 1/3 एरिया को कवर करेगा, और रिमेनिंग जो एरिया है उसमें आप अपना नाम लिखेंगे और किस दिन आप अपनी फोटो तैयार करवा रहे हैं उस डेट की भी मेंशन करेंगे। समझ गए? फेस वाली बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस अपीयरेंस के साथ में आपने फोटो खिंचवाई है, जैसे कि आपने बियर्ड रख रखी है, स्पेक्स लगाते हैं, मूछें रख रखी हैं, तो एग्जैक्टली वो का वो अपीयरेंस आपका एग्जाम टाइम प्री में होगा, वो की वो अपीयरेंस आपकी मेंस में जाएगी, और वो की वो इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट में। इसका मतलब फोटो खिंचवाते टाइम पे सोच समझ करके जाएं। अब आप कहोगे कि सर टोपा लगा रखा है या कुछ और कर रखा है, तो देखो मोर और लेस आपको उन चीजों को मेंटेन करके रखना होगा। आप कोशिश करें उसी गेटअप के साथ में कंटिन्यू करें, अदरवाइज आपको पता है प्रॉब्लम कुछ भी आगे बढ़ के हो सकती है। अच्छा, एग्जाम जब होगी तो उसके 30 मिनट पहले आपको पहुंच जाना हो, तो एडमिट कार्ड में आपके जो नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको गाइडलाइन दे दी जाएगी, ठीक है। आप एग्जाम कब हो जाएगा प्रीलिम्स का? 25 मई 2025 को ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और ये आपकी कौन कौन सी सर्विसेज है जिनके लिए है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉरेन सर्विसेज, पुलिस सर्विस, ठीक है। फिर बाकी अलाइड सर्विसेज एडिशनल आई जाती हैं, ठीक है। तो अब की बार टोटल 979 वैकेंसीज आई हैं, जिनमें जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए 38 वैकेंसीज है। इसमें आप
12 वैकेंसीज तो देख सकते हो ब्लाइंडनेस और लो विजन वालों के लिए है। 7 वैकेंसीज हैं डेफ एंड हार्ड हियरिंग से, मतलब सुनने से संबंधित जिनको प्रॉब्लम है। 10 वैकेंसीज हैं जो लोकोमोटरी डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रोसी, कर्ड उनके लिए हो जाएंगी। 9 वैकेंसीज हैं वो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स के लिए हो जाएंगी। ध्यान रखें कि जो भी इंडिविजुअल रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, चाहे फिर वो SC ST OBC जो भी है ना, वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन जरूर लेकर के रखें। और इसमें बताऊंगा कब की क्या डेट बताइए, वो पूरा क्लियर, ठीक है। पर साथ ही साथ में आप अगर इन रिजर्वेशंस के साथ में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का फायदा लेना चाहते हैं या फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी गाइडलाइंस इशू की गई है उनके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन प्रॉपर्ली मेंटेन रख लेने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स मेंस ये क्लियर करके अल्टीमेटली आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, बट अनफॉर्चुनेटली आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने इंटरव्यू दे दिया ना, तो आपकी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कोशिश करेगी, एक पोर्टल, पब्लिक पोर्टल करेगी, ओपन होगा, जिस पे आपके मार्क्स को, आपकी डिटेल्स को अपलोड कर दिया जाएगा। बट अगेन आपकी कंसेंट ली जाएगी, बिना आपकी रजामंदी के आपका जो मार्क्स, आपका स्कोर है वो अपलोड नहीं किया जाएगा। उससे क्या हो जाता है कि कोई भी मान लो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, कोई स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, वो क्या करेंगे, जो यूपीएससी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में अलाइन रहेंगे, ठीक है, एक पब्लिक पोर्टल रहेगा जहां पर ये कंपनियां अपने आप को एनरोल करके रखेंगी, उनके साथ में आपकी कंसेंट के आधार पर आपका डेटा शेयर किया जाएगा, आपके मार्क्स शेयर किए जाएंगे, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी एडिशनल भी मिलेगी। तो ये यूपीएससी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम जो है वो लगातार उठाया जा रहा है। इसका मतलब आपको अपनी तरफ से मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है। इंटरव्यू तक पहुंच गए ना, तो आपको यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में नाम मिल जाए, बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो भी यहां पर आपके लिए फैसिलिटी यूपीएससी ने इंश्योर कर दी है, ठीक है ना। तो जॉब के लिए टेंशन की जरूरत यहां पर है नहीं। ध्यान रखना, आपकी कंसेंट के बिना कुछ नहीं होगा। आप अगर मना करोगे तो फिर आपकी डिटेल शेयर नहीं की जाएगी, ध्यान रखें इस बात का। फिर इसके बाद में ये कौन कौन सी वैकेंसीज है, किस तरीके से, ये आप पूरा डिटेल और देख सकते हैं। इतना माइन्यूट, ये तो एकदम वो चीजें हैं कि हाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए जो फॉर्म फिल करोगे तो आप सेंटर भी पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले कोशिश तो ये करें कि टाइमली आप फॉर्म फिल कर दें, तो जो आपका होम टाउन है वहीं पर या फिर जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं वहीं पर आपको सेंटर अलोकेट हो जाए। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि सेंटर कहां कहां पर है, कौन कौन से, आप आराम से देख सकते हैं, सिटी वाइज इनका अलोकेशन किया हुआ है। इसके अलावा मेंस के लिए भी यहां पर सेंटर्स हैं, लगभग 24 सेंटर्स मेंस के लिए आ जाते हैं। वो तो चलो मेंस के लेवल की बात हो जाएगी। चलिए फिर आगे बात की जा रही है कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता, नागपुर, ये 4 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर तो देखो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट वाला सिस्टम नहीं चलेगा। अदरवाइज जितने भी जो सेंटर्स होंगे ना, वहां पर आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर देना है। जितना जल्दी फॉर्म फिल करोगे उतना ही चांस है कि आप चाहते हो वहां पर आपका सेंटर मिल जाए। इसके अलावा देखा जाए कि सेंटर को चेंज करने की पूरी पावर यूपीएससी को है। अगर यूपीएससी को लगे सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है किसी सेंटर पे, तो वो चेंज भी कर सकते हैं। एग्जाम का प्लान आपको पता है, पहले आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, 2 पेपर होते हैं, एक आपका जनरल स्टडीज, दूसरा आपका हो जाता है क्या, सी सेट वाला, ठीक है। इसके अलावा SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, जो भी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उनसे संबंधित आप अपनी डिटेल्स हैं वो ऑनलाइन फिल करेंगे ना, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो आगे हम और डिटेल्स एक्सप्लोर कर लेते हैं जो कि हमारी अभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बाकी तो क्या फिर वो कैडर का इनका संबंधित आ गया। एलिजिबिलिटी, इंडियन सिटीजन, भूटान, नेपाल, यहाँ के सिटीजन अलाउड है। इसके अलावा जो रिफ्यूजीज आए हुए हैं तब तिब्बत से, अगर वो 1 जनवरी 1962 से पहले के आए हुए हैं तो वो भी एलिजिबल है। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेशनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहां पर देख सकते हो। एज लिमिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें हम ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे कि हाँ भाई 21 साल 32 साल, नहीं, सीधी बात। अगर आपको यह देखना है कि 2 अगस्त 1993 के पहले का जन्म नहीं है, क्या बोला मैंने, 2 अगस्त 1993 से पहले का जन्म नहीं है, उसके बाद का चलेगा। 2 अगस्त 1993 से लेकर के 1 अगस्त 2004 तक की जितने भी पैदाइशें हैं वो सारी की सारी एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। इसका मतलब भाई 1 अगस्त 2025 तक जिनकी उम्र 21 साल या 32 साल है, इसके बीच की जो रेंज में आएंगे वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जाम के लिए। ये बस सीधी फिगर आपको याद रख लेनी है। SC ST वालों के लिए 5 साल का देखो रिलैक्सेशन है फॉर्म फिल करने में, OBC वाले को 3 साल दे रखा है। इसके अलावा कोई डिफेंस सर्विस में काम करते टाइम पर मान लो डिसेबल हो गया तो उनको 3 साल का है, और एक्स सर्विसमैन है तो उनको 5 साल का यहां पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी जैसे ब्लाइंडनेस हो गई, डीफनेस हो गई, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, तो इन इंडिविजुअल्स को 10 साल का रिजर्वेशन है।
अब मान लो कोई इंडिविजुअल SC ST OBC से बिलोंग करता है, साथ ही साथ इनमें से भी PWD कैटेगरी के अंदर भी आता है, PWBD कैटेगरी के अंदर भी आता है, तो उनको फिर बाद में अपना जो रिलैक्सेशन मिला हुआ है, मान लो SC वाला है तो 5 साल का मिला हुआ है, तो 10 साल का एडिशनल उनको और मिल जाएगा। इसका मतलब 15 साल एडिशनल, समझ गए? तो 32 + 15, इसका मतलब SC ST से बिलोंग करने वाला कोई इंडिविजुअल जो कि PWBD कैटेगरी में आता है, तो वो 47 साल तक फॉर्म फिल कर सकता है उम्र में, समझ गए? तो ये एज क्राइटेरिया का आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा हम कैंडिडेट स्कीम की बात करें, देखो कोई भी अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का बेनिफिट लेना चाहता है तो सीधी बात है, गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड अथॉरिटीज होगी ना, उनके द्वारा उनका टेस्टिंग होगा और वो जो सर्टिफाई करेंगे वो बाद में फिर फाइनलाइज होगा। आप जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करोगे वो नहीं, गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर अपना ये जो प्रोसेस है ये करवाएगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और कि डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो आपकी 10th की मार्कशीट है ना, मैट्रिकुलेशन वाली, उसी के अंदर मेंशन रहेगी। वो मोर और लेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें नाम की स्पेलिंग और ये सारी चीज आ जाती है। फिर आ जाती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो यूजीसी के एक्ट 1956 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी, या पार्लियामेंट के एक्ट की तरफ से, या स्टेट लेजिस्लेचर के कोई एक्ट के आधार पर रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज कोई यूनिवर्सिटी है तो वहां से आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, मान लो कि अभी आप फाइनल ईयर में और आपका फाइनल ईयर का एग्जाम है वो होने वाला है अभी 1-2 महीने के अंदर, तो भी आप एलिजिबल हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप अपना राइटिंग एग्जाम दे रहे हो तब तक आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं देना होता, बट आप पर्सनैलिटी टेस्ट देने जाओगे ना, इंटरव्यू, तब आपको एक प्रॉपर प्रूफ देना होता है कि हाँ जी मेरे पास में ये क्वालिफिकेशन है, ये मेरे पास इसका प्रूफ है। तो अभी आप फाइनल ईयर में हो ना, तो भी आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा फिर आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो देखो जनरल वालों के लिए तो 6 होते ही हैं जनरली, बाकी इसके अलावा SC ST वालों के लिए तो आपको बता ही दिया बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो गए। OBC वालों को 3 एक्स्ट्रा मिलते हैं तो 9 अटेम्प्ट हो गए, और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनको 9 अटेम्प्ट्स हो जाते हैं टोटल, समझ गए? क्योंकि 3-3 एडिशनल इनको दे दिए जाते हैं। फिर आ जाते हैं कि कोई इंडिविजुअल ऑलरेडी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फॉरेन सर्विसेज में है तो वो एक्स्ट्रा अब नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा ऊपर और क्या आप हायरार्की अचीव करना चाहोगे भाई, इसलिए आप IAS ऑलरेडी हो तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। इसीलिए बोला जाता है कि क्यों IAS ऑफिसर रिजाइन करके दोबारा एग्जाम देते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर कैडर की रिक्वायरमेंट होती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट और वो सारा मैंने बताई दिया आपको ऑलरेडी। अच्छा, फीस कितनी लगेगी? SC ST और फीमेल और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट उनको छोड़ करके बाकी सबको 100 रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें। फिर आ जाते हैं हम आपके करेक्शन से रिलेटेड। करेक्शन का मैंने ऑलरेडी बता दिया, मॉडिफिकेशन कराने की डेट आपकी 12 फरवरी से 18 फरवरी तक की, पर उसकी नौबत तो आने ही मत दो, मैं तो ये कहूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बच रहा है, वो मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके निकालने की कोशिश कर रहा हूं, वो आप समझ जाएं। लास्ट डेट आपको बताई थी 11 फरवरी को शाम को 6 बजे तक आपको फॉर्म फिल कर देना है, बाकी कोशिश करें 11 फरवरी तक हम ना जाएं। अब आ जाओ रिजर्वेशन के लिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस है। सबसे पहली चीज, जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहता है उसके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ ये इंश्योर कर ले कि वो रिजर्वेशन जिस कैटेगरी के कम्युनिटी के अंदर लेना चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एनलिस्टेड हो। नंबर 2, जो लोग OBC में नॉन क्रिमिलेयर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उन लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 22-23 और 23-24 का अपना खुद का नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट है ना, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट वो इशू करवाना पड़ेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, यहीं पे गड़बड़ होती है। अच्छा ध्यान रखें, इशू करने की डेट होगी 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 11 फरवरी 2025 के बीच में। इससे बाद में नहीं होना चाहिए। आप सोचो कि 11 फरवरी 2025 के बाद का मैं सर्टिफिकेट इशू करवा लूंगा और फिर उसके बाद में मेरा काम चल जाएगा, नहीं। आपको लास्ट डेट जो है एग्जाम की, आप ये फॉर्म फिलिंग की, उसके पहले का सर्टिफिकेट इशू करवा लेना है। नॉन क्रिमिलेयर की बात हो रही है। वहीं पर EWS वालों को क्या करना है, अपना जो कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर है दैट इज 2023-24, इसका आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशू करवा लेना है। आपकी इशूइंग डेट क्या होगी, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 11 फरवरी 2025 के बीच की। ये ध्यान रख लेना भाई, समझ में नहीं आया तो वापस से रिवाइंड करके अच्छे से देख लो। और जो कैंडिडेट्स SC ST OBC EWS और ये जो अपना रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, अगेन मैं बता दूं आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर आपको बहुत सारी इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखें। ठीक है, मैं मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए इसमें और कोई मोटी जो चीज थी वो हो गई अपनी कंप्लीट। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं आपको कोई डाउट होगा, क्योंकि अब इसके आगे का जो प्रोसेस है, जो प्रीलिम्स का मेंस का, वो आपका सिलेबस दिया हुआ है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। ध्यान से देख करके और फिर फॉर्म फिल करना। थैंक यू वेरी मच।